हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। आज हम लोग बात करने जाएंगे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। हाल ही में राउज एवेन्यू सीबीआई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और उनकी फैमिली और तमाम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किए हैं। तो हमारे साथ आज हैं एओआर अनूप प्रकाश अवस्थी जी, जो हमें बताएंगे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो भी उसका प्रोसेस है, ये हमें बहुत अच्छे से अभी समझाएंगे। तो सर, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, आप हमें प्लीज़ विस्तार से बताइए। जसलीन, कोई भी क्रिमिनल मामला पहले जो दर्ज होता है वो किसी की कंप्लेंट आती है। तो कंप्लेंट आएगी, वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पे पुलिस अपनी जो बेसिक पड़ताल है करने के पश्चात में एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस उस पर एविडेंस कलेक्ट करती है, गवाहों को लेके आती है, तमाम और मटेरियल इकट्ठा करती है। और अगर सब कुछ करने के बाद वो कंक्लूड ये करते हैं कि जो कंप्लेंट आई थी, यानी एफआईआर के जो कंटेंट हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध नहीं है, तो वो करेंगे क्या, उसमें एक फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे और वहीं केस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ये कंक्लूड करती है कि जो भी कंटेंट है कंप्लेंट के, उसमें जो कहा गया है उसमें कुछ तथ्य है और उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन करने के क्रम में उन्होंने एविडेंस तमाम सारे इकट्ठा किए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अगर ये पाते हैं कि इस पे मुकदमा चलाया जाना ठीक होगा, तो वो जाएंगे और एक चार्जशीट फाइल करेंगे जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ, यानी कि जहाँ पे वो अपराध कारित हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो भी मजिस्ट्रेट होएगा, जिसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा, उसके पास जा करके वो चार्जशीट फाइल करेंगे और उस चार्जशीट में कहेंगे कि इस पर्टिकुलर कंप्लेंट में दम है, इसलिए गवाहों को बुला के सबूत को तलब करके आगे कार्रवाई की जाए। तो नेक्स्ट स्टेप जो जसलीन होता है वो ये होता है कि कंसर्न मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है कि हाँ, ये मटेरियल है, इसमें मुकदमा चलाए जाने की बात हो सकती है, लेकिन जो धाराएं बन रही हैं वो अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई की जाएंगी तो मजिस्ट्रेट वो अपने पास रखता है, और अगर ऐसे सेक्शंस लगे हुए हैं जिसमें मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है तो उसको वो भेज देंगे किसके पास में, सेशंस जज के पास में। तो कॉग्निजेंस हमेशा मजिस्ट्रेट लेता है और मैटर किसके पास चलेगा उस कॉग्निजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपने पास रखते हैं तो ठीक, अदरवाइज वो कमिट कर देंगे सेशंस कोर्ट में, जहां पे वो मुकदमा चलेगा। अब जसलीन, अगला स्टेप क्या होता है, जैसे ही चार्जशीट आती है तो उसके साथ एक ही वर्जन, यानी पुलिस का वर्जन जिन्होंने वो मटेरियल कलेक्ट किया है वो आएगा। अक्यूज्ड जिनको उस मैटर में दोषी बनाया गया है वो भी आएंगे। तो अब अगला जो स्टेप आता है वो ये होता है, कोर्ट के सामने, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो या सेशंस के सामने, वो मुकदमा चलना शुरू हुआ कि इसमें उनको डिस्चार्ज कर दें या जो जो पुलिस ने कहा है उसके हिसाब से चार्जेस फ्रेम कर दें। तो पहले जो बहस होती है डिस्चार्ज की, कि जो पुलिस का वर्जन है वो सही नहीं है, हम लोग दोषी नहीं ठहराए जा सकते, हमारा इस मामले से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस तरह की बहस अक्यूज पर्सन्स की तरफ से की जाती है। या ये कही जाती है कि जिन सेक्शंस में चार्जशीट फाइल की गई है वो सेक्शन नहीं बनते, वो सेक्शन गंभीर है, लेकिन जो सेक्शन उस चार्जशीट पे उपलब्ध जो मटेरियल है उसके तहत बनाए जा सकते हैं वो हल्के सेक्शंस हो सकते हैं, तो सेक्शंस चेंज कीजिए। तो ये दोनों तरीके की बहस हो सकती है। और अगर जो कंसर्न कोर्ट है वो एक कंक्लूड करती है कि कोई भी मामला नहीं बनता पुलिस की चार्जशीट के बावजूद, तो वो अक्यूज पर्सन्स को डिस्चार्ज कर देगी। या उनमें से कुछ के खिलाफ मामला नहीं बनता तो वो सेलेक्टिवली उन लोगों को डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं मामला बनता है तो ऐसी स्थिति में वो चार्जेस फ्रेम करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि यस, आप अक्यूज्ड हैं, आपको मैं इन सेक्शंस के तहत ट्रायल करूंगा और ये आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जा रहे हैं। तो वो जो स्टेज होती है जहां पे मुकदमे में किसी को डिस्चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि मुकदमा चलाने का जो अगला स्टेप होता है उसको वो लेके आते हैं, उसको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। और जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है तो ऐसी स्थिति में अक्यूज्ड पर्सन्स को कोर्ट में उपस्थित रहना अनिवार्य होता है।
किसी अन्य वजह से अगर वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो फिर वो कुछ कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। तो वो भौतिक रूप से कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उपस्थित होते हैं, और कोर्ट उनसे ये पूछती है कि जो हमने चार्जेस आपके खिलाफ फ्रेम किए हैं उस पर आपको क्या कहना है। आप अपने आप को मानते हैं कि आप दोषी हैं, या आप कहते हैं कि आप दोषी नहीं हैं और आपको मुकदमा चला के आपका ट्रायल किया जाए। सामान्य रूप से लोग दोष स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि हम निर्दोष हैं और वो ट्रायल क्लेम करते हैं। अगर उन्होंने अपना दोष स्वीकार कर लिया तो वहीं पे सजा सुना दी जाएगी। अगर उन्होंने कहा नहीं हम दोषी नहीं हैं, हमारा ट्रायल होना चाहिए, तब जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि जो पुलिस का पक्ष है उसकी तरफ से जो भी गवाहियां हैं वो गुजरना शुरू होंगी। तो कोई भी मुकदमा असली रूप में, रियलिटी में चार्जेस फ्रेम होने के बाद चलना शुरू होता है, क्योंकि वो स्टेज होता है जब एविडेंस को कोर्ट के सामने लाया जाएगा और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू तय की जाएगी। तो ये मुकदमा कमेंस होने का, एक्चुअल मुकदमा शुरू होने का पहला स्टेप है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। जसलीन, जैसे कि मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे के चलते हुए अक्यूज को कोई मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का या अपना एविडेंस पेश करने का, उसका ट्रायल कैसे होगा? पहले जो स्टेप्स होते हैं जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कैसे होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गया तो ट्रायल शुरू हो गया। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो होगा वो होगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपने एविडेंस को लेके आना। तो अपने विटनेस को लेके आएंगे और उनके विटनेस को जो डिफेंस है चकनाचूर करने की कोशिश करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी पे हैमर करेगा, उससे सवाल पूछेगा। तो विटनेस आया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं तो उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे सवाल होंगे। तो इस तरीके से पहले तो जो प्रोसिक्यूशन है उसका एविडेंस आएगा और डिफेंस का पूरा काम होगा कि प्रोसिक्यूशन के पक्ष को पूरी तरीके से वो ध्वस्त करने का एफर्ट करे और कहे कि नहीं, प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस है इस तरीके के नहीं हैं कि इनके आधार पे सजा हो सके। तो उसका वो पूरा प्रयास करेंगे। तो पहले ये स्टेप होगा, जब एक बार प्रोसिक्यूशन के जितने भी गवाह हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन्स हों या जो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आ रहे हों, वो सब की गवाही पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद में जो अगला स्टेप होगा, जो डिफेंस है यानी अक्यूज्ड, उसको ये इजाज़त दी जाएगी कि वो आकर के अपने फेवर में, अपने बचाव में अगर किसी व्यक्ति को एग्जामिन कराना चाह रहे हों या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाह रहे हों तो वो कर सकें। तो पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस पूरा क्लोज होगा, फिर डिफेंस का जो एविडेंस है उसको कोर्ट में लाया जाएगा और उस पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अपोजिट पार्टी ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया ना, उसके वकील को इजाज़त होगी कि जो डिफेंस है उनका जो विटनेस आया हुआ है उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकें, डिफेंस का जो वर्जन है उसको ध्वस्त करने का काम करें, उस पर हैमर कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, वो ये है कि कोई भी अक्यूज्ड वो स्वयं में भी आके खुद भी अपना एविडेंस दे सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसको ओथ लेनी पड़ेगी। और यहाँ मैं एक डिफरेंस बता दूं, जब मैंने आपको बताया था कि कोर्ट उनसे पूछेगा कि आप गिल्टी हो या नॉट गिल्टी, वहाँ पे जो वो कहते हैं वो अंडर ओथ नहीं कहते, वहाँ पे उनको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपने फेवर में, अपने पक्ष में अगर स्वयं आप विटनेस बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भी, चाहे आप अक्यूज क्यों ना हो, ओथ लेकर के ही बोलना पड़ेगा। तो वो अपना जो डिफेंस भी अपना पूरा एविडेंस कंक्लूड करेगा, उसका प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो एविडेंस का लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगला स्टेप आएगा जहाँ पे कोर्ट फैसला सुनाने का एफर्ट करेगी। जी सर, मैंने सुना है जब कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा होता है तो 2 बार बहस होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि ये 2 बार बहस का क्या मतलब है? जसलीन, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। क्रिमिनल ट्रायल कंक्लूड होने के बाद जब फैसला सुनाया जाता है उस लेवल पे 2 बार बहस होती है। अच्छा। तो जब पूरा ट्रायल कंप्लीट हो गया और कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है
तो पहले वो इस बात का फैसला करते हैं कि आपका जो प्रोसिक्यूशन वर्जन है वो और डिफेंस वर्जन वो सभी के एविडेंस को देखते हुए प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स प्रूव कर पाया है या नहीं कर पाया है। और अगर वो अपना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव कर पाया है, ऐसी स्थिति में जो अक्यूज्ड हैं उनको दोषी माना जाएगा। तो पहले लेवल पे जो फैसला होता है वो ये होता है कि हम दोषी हैं या नहीं। तो जो प्रोसिक्यूशन होगा उसकी तरफ से जो बहस होती है वो ये होती है कि ये सभी लोग दोषी हैं, और जो डिफेंस होता है वो ये कहता है कि जो गवाह हैं, सबूत हैं, उन सब के आधार पे हमको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो पहले लेवल की ये बहस होती है। अगर कोर्ट ये कंक्लूड करता है कि लोग दोषी नहीं हैं तो वहीं पे फैसला हो जाता है, यानी कि सबका एक्विटल हो गया। लेकिन अगर कोर्ट ये कंक्लूड करता है कि नहीं, जो अक्यूज्ड हैं वो दोषी हैं, तो वो एक लेवल होता है फैसले का। क्योंकि दोषी होना और आपको कितनी सजा मिलेगी वो दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को दोषी पाया गया कैपिटल ऑफेंस का, यानी किसी ने मर्डर कर दिया, तो जो मिनिमम सजा है मर्डर कन्विक्ट की वो है आजीवन कारावास। जो मैक्सिमम सजा है वो है कि उसको फांसी की सजा दे दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाए। तो जो पहले लेवल की बहस होती है वो ये होती है कि दोषी है या नहीं, यानी कि वो कत्ल का दोषी पाया गया या नहीं पाया गया। तो अगर कोर्ट ये कहती है कि नहीं ये दोषी पाया गया, अब अगले लेवल की जो बहस होगी, प्रोसिक्यूशन ये कहेगा कि नहीं इनको फांसी की सजा हो। हम कहेंगे कि हमारा पहला अपराध है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, जो हुआ वो ऐसे हुआ कि हमारी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। तो बहुत सारे और जो फैक्टर्स हैं उनको लेके आएंगे कि क्लीन एंटीसीडेंट्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो ना दिया जाए, हमको मिनिमम पनिशमेंट दिया जाए। तो पनिशमेंट कितना हो ये दोषी साबित होने के बाद का स्टेज है, इसलिए उस पर सेकेंड लेवल पे बहस होती है। सो फॉर एग्जाम्पल करप्शन का मामला है, तो हमें 3 साल की सजा हो, 4 साल की हो, 7 साल की हो, दोषी ठहराए गए तो जिन जिन सेक्शंस में हम दोषी ठहराए गए हैं उनमें जो मिनिमम सजा होगी वो तो हमें पानी ही पानी। मैक्सिमम सजा दी जाए या ना दी जाए, उसके क्या ग्राउंड्स और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसके लिए फिर बहस होती है। तो पहले है फर्स्ट स्टेप कि आप दोषी हैं या नहीं, और जो सेकंड स्टेप है वो है दोषी साबित होने के बाद कि आपको सजा कितनी दी जाए। इसलिए कहते हैं कि किसी क्रिमिनल ट्रायल में 2 बार बहस होती है, और जब दोनों बार बहस हो करके जो फाइनल कंक्लूजन आता है तो ये निर्णय होता है आप दोषी और आपकी सजा कितनी, तब जाके वो क्रिमिनल ट्रायल पूरा होता है, और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत आसान तरीके से बताया कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, क्रिमिनल ट्रायल कैसे होता है। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपको भी धन्यवाद जसलीन। लेकिन मैं कहूँ केवल भाषा आसान है, क्रिमिनल ट्रायल में फंसना और उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है।